हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एलटी शिक्षण अभिरुचि बल्कि सीटीईटी, यूटीईटी, यूपीटीटी जैसे अनेक एग्जाम्स में यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता में सबसे पहले आते हैं दोस्तों विशिष्ट बालक। देखिए, जिनको विशेष आवश्यकता होती है उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, यानी कि स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं। देखिए, विशिष्ट बालक को हेवर्ड और ऑलेंस्की, इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एक्सेप्शनल चाइल्ड, इसमें इसको डिफाइन किया है हेवर्ड और लेंस्की ने। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने क्या डिफाइन किया है पहले देख लेते हैं। इनके अनुसार विशिष्ट बालक वो बालक होता है जिसका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। देखिए, ये सिंपली ये कहते हैं कि अगर कोई बालक जिसका निष्पादन यानी कि जिसका रिजल्ट मानक से ऊपर या नीचे इतना डेविएट करता है कि उसके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर दोस्तों ये अगर स्टैंडर्ड है यानी कि ये मानक है तो उसका निष्पादन या तो यहाँ है या तो यहाँ है। समझ रहे हैं? या तो ये आपका एक एवरेज है, एक एवरेज रिजल्ट जो होना चाहिए, लेकिन जो उसका मानक से निष्पादन है, निष्पादन उसका मानक से इतना ऊपर डेविएट कर गया या इतना नीचे डेविएट कर दिया कि अब इसके लिए सामान्य, ये जनरल एजुकेशन है ना, सामान्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब या तो वो बिल्कुल प्रतिभाशाली है या फिर आपका क्या है, मंदबुद्धि है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे प्रतिभाशाली बालक या फिर ऐसे मंदबुद्धि बालक के लिए अब सामान्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो बालक होते हैं इनको क्या बोला जाता है, विशिष्ट बालक बोला जाता है। तो समझ रहे हैं ना कि आप एक मानक बना हुआ है, तो मानक से जो उनका विचलन है, विचलन समझ रहे हैं ना कि वहां से वो कितना डेविएट हुए हैं, तो इतना डेविएट हुए हैं कि ऊपर या नीचे इतना डेविएट हैं कि उनके लिए विशेष शिक्षा के कार्यक्रम की अब आवश्यकता होती है। तो ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है। अब इनकी विशेषताएं देख लो। विशिष्ट बालक सामान्य औसत बालकों से कई तरह के गुणों में यथा मानसिक तथा शारीरिक गुणों में विचलित होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, जो विशिष्ट बालक होंगे वो सामान्य, अगर ये सामान्य बालक हैं तो उनके कई गुण होंगे। ठीक है, शारीरिक गुण होते हैं, मानसिक गुण होते हैं। ठीक है ना? तो वो उन गुणों में इनसे क्या होंगे, काफी डेविएट होंगे। जैसे अगर सपोज करो प्रतिभाशाली बालक की बात करें तो अगर ये सामान्य है तो ये प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है ना? अगर ये सामान्य है तो ये प्रतिभाशाली है। ठीक है ना? इसी तरह से अगर ये सामान्य है तो ये मंद है, मंद बुद्धि बालक है। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सामान्य बालकों से काफी क्या है, शारीरिक और मानसिक गुणों दोनों में वो आपके काफी विचलित हैं। ओके, इसके बाद आते हैं जो विशिष्ट बालकों का विचलन इस सीमा तक होता है कि उन्हें विशेष शिक्षा देने की जरूरत होती है। देखिए, बहुत सिंपल है। विशिष्ट बालकों का विचलन, जैसे कि मैंने पहले बोला, उनका विचलन इतनी सीमा तक होगा कि उन्हें विशेष शिक्षा देने की जरूरत होती है। ठीक है ना? वैसे देखा जाए तो विचलन की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये गणितीय वर्ड है, गणितीय शब्द है। आपको कई लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाले उनको समझ में आएगा। तो एक विशेष विचलन एक सिग्मा की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है कि एक बच्चा एवरेज बच्चे से कितना उसका विचलन है। ठीक है ना? तो उसकी जब वैल्यू निकाली जाती है तो अगर वो कुछ सामान्य से ज्यादा आता है तो हम उसको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रख देते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक सिग्मा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ध्यान रहे दोस्तों, ये आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत आता है। ठीक है? और ये आपका एक, हम कह सकते हैं, सांख्यिकीय सिंबल है, गणितीय सिंबल भी इसको बोल सकते हैं। इसका वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि कोई बालक सामान्य बालक से कितना विचलित है, और उसी के आधार पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कि वो विशिष्ट बालक है या नहीं है। आप इसको समझ लीजिए। ठीक है? इसके बाद आता है विशिष्ट बालकों से शिक्षकों को सबसे अधिक चुनौती मिलती है। जैसे कि मैंने बोला ही है कि भाई विशिष्ट बालकों पर शिक्षकों को बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें मंदबुद्धि बालकों की, तो मंदबुद्धि बालकों पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है? इसके अलावा देखिए, जो ऐसे बालक होते हैं
उन पर माता पिता हैं, चाहे उनके अभिभावक हैं, जो भी हो सकते हैं गार्जियन, उनके सामाजिक संगठन द्वारा भी विशेष नज़र रखी जाती है। तो ऐसे बालकों पर हमेशा जो ये इनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं या सामाजिक संगठन है, ये भी एक तरीके से विशेष रूप से नज़र बनाए रखते हैं। ओके, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो समस्यात्मक बालक हो, चाहे वो आपका विकलांग बालक हो। तो ऐसे जो बालक होते हैं ना, इन पर क्या होती है, समाज की नज़र रहती है। अभिभावक को भी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, माता पिता को भी इनका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको आई होप कि विशिष्ट बालक की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे बालक, मैं आपको फिर से बता दूं, जो ऐसे बालक, सॉरी इसको सही कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसे बालक जिनका निष्पादन मानक से ऊपर या नीचे इतने हद तक विचलित होता है कि जिनके लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ सकती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनका समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक या कम मात्रा में गुण पाए जाते हैं। समूह के प्रतिमान स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो उनकी अपेक्षा करें तो उसमें या तो ज्यादा गुण है या फिर कम गुण है, ठीक है ना। काफी ज्यादा गुण है या तो काफी कम गुण है। अब ये गुण उनके क्या होते हैं भाई, उनके बुद्धि, शरीर, शारीरिक व्यवहार समायोजन, है ना, संवेग, भाषा या किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर ही हो, वो उनके शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, उनके समायोजन की क्षमता से भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और डेफिनेटली उनकी जो बुद्धि है उसके भी अकॉर्डिंग वो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी असमानता के कारण जो बच्चे हैं उनमें शारीरिक, मानसिक आदि गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इसको आप ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये गुण क्या हो सकते हैं, उनमें अधिक या कम दोनों हो सकते हैं, इसीलिए ये विशिष्ट कहलाते हैं। ओके, तो ये आई होप कि आपको विशिष्ट बालक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों को कैटेगराइज करने का प्रयास करते हैं। यहां पर हमने दोस्तों अलग अलग दृष्टिकोण से इनको कैटेगराइज करने का प्रयास किया है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। देखिए विशिष्ट बालकों के प्रकार, देखिए सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो है भौतिक दृष्टि से, ठीक है ना, भौतिक नहीं, आई मीन टू से बौद्धिक दृष्टि से, ठीक है ना, यानी कि आपके बुद्धि के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जो बुद्धि के अकॉर्डिंग होते हैं, सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट प्रतिभाशाली बालक। देखिए प्रतिभाशाली बालक कौन से बालक होते हैं, इनके बारे में तो पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रतिभाशाली बालक यानी कि जिनको बोलते हैं टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक। तो जो टर्मन है, टर्मन की ने इनको इनकी काफी अच्छी डेफिनेशन दी है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो शारीरिक विकास की दृष्टि से, शैक्षणिक उपलब्धि की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से और पर्सनालिटी की दृष्टि से जो एक तरीके से सबसे आगे होते हैं, वही बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से प्रखर बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक। और एक तरीके से किसी भी कार्य को जब ये करते हैं तो उसमें अपना निरंतर उच्च स्तर बनाए रखते हैं, यानी कि अपना हाई स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं, तो इसलिए इनको प्रतिभाशाली बालक बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मैंने लिखी भी यहाँ पर, बहुत अच्छी और सटीक डेफिनेशन है। प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत उच्च बुद्धि लब्धि वाले, यानी कि जिनका IQ काफी हाई होता है, इनका 120 से ऊपर IQ होता है, ठीक है ना, वाले बालक के साथ साथ वे सभी बालक सम्मिलित होते हैं जो दूसरे बालकों से किसी भी क्षेत्र में अति वरिष्ठ होते हैं। ध्यान रखना कि दूसरे क्षेत्र में अति वरिष्ठ होंगे, ठीक है। जैसे कि क्या हो सकता है कि कोई कला में बहुत आगे हो सकता है, साहित्य में बहुत आगे हो सकता है, काव्य रचना में बहुत आगे हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई डांस में बहुत आगे है, ठीक है, या कोई गायन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे है दूसरे बच्चों से, समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए वो क्या है, प्रतिभाशाली बालक है। ना सिर्फ शैक्षिक उपलब्धि के कारण ही नहीं, कई अन्य कारण भी हैं जिनके कारण जो बालक है वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आ सकता है, इसलिए उसको टैलेंटेड चाइल्ड बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी ये कार्य करते हैं उसको एक तरीके से उसमें अपने हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखते हैं, दैट्स वाई इनको टैलेंटेड चाइल्ड बोला जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने इनकी विशेषताएं लिखी हैं, बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली समझ लेंगे। जैसे कि क्या है, सीखने की जो इनकी गति होती है वो तीव्र एवं शुद्ध होती है, ठीक है, बहुत जल्दी ये सीखते हैं और शुद्ध रूप में सीखते हैं, ठीक। और एक तरीके से जो इनकी
स्मरण शक्ति है वो काफ़ी उच्च स्तर की होती है, यानी चीज़ों को याद रखने की क्षमता इनकी काफ़ी उच्च स्तर की होती है। ठीक है, इसके बाद इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जैसे कि हमने बोला जो इनका IQ का लेवल होता है 120 से अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत बड़ी इनके अंदर जो हम कह सकते हैं योग्यता या गुण कि अपनी कमियों को स्वयं पहचानने की क्षमता। ठीक है, ये ऐसे बालक होते हैं जो अपनी कमियों को स्वयं पहचान लेते हैं और दूसरे के सुझावों को आसानी से मान भी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान का स्तर उच्च होता है और इनका जो शब्दकोश होता है वो भी विस्तृत होता है। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इनका सामान्य ज्ञान भी काफ़ी हाई होता है और इनका जो शब्दकोश होता है वो काफ़ी विस्तृत होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे जो बालक होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक विकास की दृष्टि से अन्य बालकों की अपेक्षा काफ़ी उच्च कोटि के होते हैं। कहने का मतलब है कि इनका ये जो तीनों क्षेत्र में विकास है वो अन्य बालकों की अपेक्षा काफ़ी उच्च कोटि का होता है। ठीक है, इसको अब ध्यान रखना। सीखने की गति हमने पहले ही बात डिस्कस किया, काफ़ी तेज होती है और प्रश्नों के उत्तर देने की गति भी इनकी काफ़ी तीव्र होती है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और इनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे बालक किसी भी घटना का निरीक्षण काफ़ी बारीकी से करते हैं, तो इसलिए इनके अंदर उच्च निरीक्षण क्षमता भी पाई जाती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो ये होते हैं दोस्तों प्रतिभावान बालक या प्रतिभाशाली बालक। इसके बाद मैंने जैसे कि पहले बोला शैक्षिक दृष्टिकोण से पहले होते हैं प्रतिभाशाली बालक, इसके बाद क्या आएंगे दोस्तों, मंदबुद्धि बालक। ठीक है, मंदबुद्धि बालक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मंद बुद्धि की यहाँ पर देखिए दोस्तों डेफिनेशन दी गई जो कि पोर्टेस के अनुसार दी गई है। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन मुझे लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी भी है और एग्जाम में भी आ सकती है। देखिए दोस्तों, मंद बुद्धि व्यक्ति वह व्यक्ति है या बालक वह बालक है जिसमें स्थायी मंदता तथा सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। यह सीमित मानसिक विकास बचपन से होता है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति स्वयं अपना काम करने और अपनी सहायता के अयोग्य होते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि इनका मानना है कि दुर्बल बुद्धि का बालक या हम कह सकते हैं मंद बुद्धि जो बालक है उसमें स्थायी मंदता पाई जाती है और उसका जो मानसिक विकास होता है वो काफ़ी सीमित होता है और सीमित मानसिक जो विकास होता है ना वो बचपन से ही होता है उसमें। ठीक है, और मानसिक रूप से दुर्बलता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना काम करने में एक तरीके से अयोग्य होते हैं। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि वो अपनी सहायता से अपना काम करने का उनमें योग्यता नहीं होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपसे इसको आपने ध्यान में रखना है कि तो जो ऐसे बालक हैं वो ऐसे बालक क्या होते हैं जिनका मानसिक विकास काफ़ी सीमित होता है। ठीक है, उनकी बौद्धिक कार्य क्षमता काफ़ी कम होती है, यानी सामान्य से कम होती है। ठीक, मानसिक जो उनकी कमजोरी है वो स्थायी रूप से रहती है, यानी कि वो काफ़ी मंद रूप होते हैं। ठीक है ना, स्थायी हम कह सकते हैं ना, मंदता काफ़ी रहती है। ठीक, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनको इन जो मंदताएं हैं या जो इनके अंदर जो मानसिक विकास की जो गति इतनी धीमी है, इनका आप उपचार भी इजीली नहीं कर सकते। ठीक है ना, ठीक, और जो ऐसे बालक होते हैं ये समाज में समायोजन भी बहुत इजीली नहीं कर पाते, यानी कि इनका समाज में समायोजन करने से में बहुत ही अक्षम होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आप कुछ विशेषताएं लिखी हैं, इन विशेषताओं से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं। क्योंकि इनमें निराशा की भावना बहुत जल्दी घर कर जाती है। ठीक है, क्योंकि ये लगातार अपने आप को हीन भावना का पाते हैं समाज में, तो इनमें निराशा बहुत जल्दी घर कर जाती है। ठीक है, समस्याओं से निजात पाने में ये असफल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मानसिक विकास नहीं रहता तो ये समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, बौद्धिक प्रयास कर ही नहीं पाएंगे। सीखने की प्रक्रिया बहुत मंद होती है, बहुत ही ज़्यादा मंद गति से सीखते हैं। IQ लेवल इनका 70 से कम होता है। देखिए जहाँ उसका 120 प्लस था, इसका 70 से लेस है। ठीक है, तो 70 से कम है तो ये बहुत ही मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, समाज में समायोजन करने में अक्षम होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला समाज में ये अडेप्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक, बौद्धिक कार्य क्षमता से बहुत ही सामान्य से कम होता है, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि ये जो बौद्धिक कार्य क्षमता होती है वो इनकी सामान्य से काफ़ी, जनरल बच्चे से काफ़ी कम होती है। तो और मानसिक विकास इनका सीमित होता है। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी हमने विशिष्ट बालक की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये है बच्चा सामान्य, ठीक है, ये बच्चा है प्रतिभाशाली, तो ये बच्चा है मंदबुद्धि। तो प्रतिभाशाली बहुत ऊंची है, ऊंचे में है, टैलेंटेड में, तो वहीं आपका जो मंदबुद्धि बालक है वो नीचे है।
ठीक है, वो इतना नीचे है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जो आपके स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से जो बच्चा बहुत ज़्यादा डेविएट होगा ऊपर या नीचे, वही आपका स्पेसिफिक चाइल्ड कहलाएगा, यानी स्पेशल चाइल्ड कहलाएगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, विशिष्ट बालक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। शैक्षिक दृष्टि में सबसे पहले आपके आएंगे तीव्र बालक। अब तीव्र बालक क्या होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालकों की तरह ही होते हैं, जो बहुत तेज होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, समाज में बहुत तेजी से समायोजन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शैक्षिक दृष्टि से, तो शैक्षिक दृष्टि से जो तीव्र बालक होंगे कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धि काफ़ी हाई होगी, तो यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की ही बात हो रही है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं पिछड़े बालकों की। ठीक है ना, पिछड़े बालक क्या होंगे, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं होती है, हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया जो डेफिनेशन लगी मुझे सिरिल बर्ट की लगी। सिरिल बर्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम है बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है, बैकवर्ड चाइल्ड। अब बैकवर्ड जो चाइल्ड है, इस बुक में इन्होंने एक डेफिनेशन दी है पिछड़े बालक की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पिछड़ा बालक वो है जो लगभग इस वर्तमान आयु वर्ष का होता है, जो अपनी कक्षा का कार्य अपनी आयु के अन्य बालकों की गति से नहीं कर पाता। तो आप पिछड़ा बालक क्या होगा भाई, पिछड़ा बालक वो होगा कि जो अपनी कक्षा का कार्य अपने आयु के अन्य बालकों की गति से नहीं कर पाता है। जितनी स्पीड से आपके बाकी के बच्चे कार्य कर लेते हैं, अगर आप उतनी स्पीड से अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो आप पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रहे कि पिछड़ा बालक और मंद बुद्धि जो बालक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पिछड़ा बालक जो है वो उतना मंद बुद्धि यानी उतना बेवकूफ़ नहीं होता है जितना कि आपका मंद बुद्धि बालक होता है। देखिए, मंद बुद्धि बालक जो है वो आपका पिछड़ा बालक है, लेकिन हर पिछड़ा बालक आपका मंद बुद्धि बालक नहीं होता है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो मंद बुद्धि बालक वो होगा कि जो सामान्य से थोड़ा नीचे होगा। ठीक है ना, यानी कि जो अपनी क्लास में थोड़ा सा पिछड़ गया है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी भी विशेषताएं कुछ ना कुछ वैसे ही हैं जैसा कि आपकी मंद बुद्धि बालक की है, लेकिन बिल्कुल ये मंद बुद्धि बालक की तरह नहीं होता है। पिछड़ा हुआ बालक ये होता है कि भाई जो अपने क्लास की जो अन्य बालक हैं उनके संग, हम कह सकते हैं उनके संग समायोजन नहीं कर पा रहा है, उनकी गति से वो सीख नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, पिछड़ा हुआ बालक कहलाता है। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। अधिगम की प्रक्रिया इसकी थोड़ा धीमी रहती है, सामान्य शिक्षण विधियों से लाभ नहीं उठा पाते, इनके लिए अन्य शिक्षण विधियों का अपने प्रयोग करना पड़ेगा, सामान्य शिक्षण विधियों से लाभ उठा नहीं पाएंगे। निराशा ये अनुभव करते हैं क्योंकि पिछड़ जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये निराशा अनुभव करेंगे। मानसिक योग्यता की इनमें कमी होती है, तो इनका IQ लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है ना, लेकिन इतना नहीं होता कि भाई 70 से नीचे हो जाए। ठीक, तो ध्यान में रहे हर पिछड़ा बालक मंद बुद्धि नहीं होता है, लेकिन हर मंद बुद्धि बालक पिछड़ा हुआ बालक होता है, ये तो श्योर है। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद इसके जो कारण है, कारण भी यहाँ पर लिखे हुए, देखिए क्या क्या हो सकते हैं। शारीरिक दोष हो सकता है कुछ, ठीक है, शरीर में कुछ कमी हो सकती है, ठीक, शारीरिक रोग भी हो सकता है, कोई रोग के कारण भी हो सकता है, ठीक, स्वास्थ्य सही नहीं है इसके कारण भी हो सकता है, बौद्धिक स्तर का सामान्य न होना, ठीक, पारिवारिक वातावरण कैसा है, ये सब भी इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, गरीब परिवार, ऑफकोर्स गरीबी से तो बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है, गरीब परिवार में भी ये हो जाते हैं। और इसके बाद अशिक्षा, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ बाप अगर इलिटरेट हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से बालक पिछड़ जाते हैं, क्योंकि जो माँ बाप हैं वो उनके हम कह सकते हैं उनके फ्यूचर का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो तो अपने कार्यों में बिजी रहते हैं। ठीक, तो बालक की पढ़ाई कैसी चल रही है या उसकी शैक्षिक उपलब्धियाँ कैसी हैं वो उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारक है। ठीक है ना, तो अशिक्षा, पारिवारिक वातावरण कहीं ना कहीं एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये पूरा करते हैं। ठीक है ना, और गरीब परिवार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गरीबी तो आज के समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एक फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं आपके जो बालकों के निष्पादन में बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कारण बहुत सिंपल से हैं, आप इसको खुद ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं शारीरिक दृष्टि से। अब मैंने अगला बोला कि जो शारीरिक दृष्टि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई आपके एक तो थे शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से ऊपर क्या था आपका, एक तरीके से आपके बौद्धिक दृष्टि से। तो बौद्धिक दृष्टि में हमने पढ़ा भाई प्रतिभाशाली बालक होते हैं, फिर मंदबुद्धि बालक होते हैं, फिर शैक्षिक दृष्टि से एक तीव्र बालक होंगे, एक पिछड़े हुए बालक होंगे। ठीक, और इसके बाद आते हैं शारीरिक दृष्टि से। देखिए शारीरिक दृष्टि से क्या होगा, जिनका शरीर, एक तो होंगे सिंपल, जिनका शरीर अच्छा होगा, हष्ट-पुष्ट होंगे, और एक होंगे जिनका शरीर अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना, तो शारीरिक दृष्टि से हम सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है विकलांग बालक। ठीक, तो विकलांग बालक आपके ऐसे बालक
जो कि शारीरिक रूप से एक तरीके से अक्षम होते हैं। ठीक, तो इनकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, क्रो एंड क्रो ने दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन, इसको देख लीजिए। वह बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से शारीरिक अक्षमता वाले बालक, या फिर हम उसको विकलांग बालक बोलते हैं। तो ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रिया में भाग लेने से रोकते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको सीमित रखते हैं, कोई भी साधारण सी क्रिया है उसमें वो भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको हम क्या बोलते हैं, विकलांग बालक बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि बहरे बालक होते हैं जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं, कुछ होते हैं कम सुनने वाले बालक होते हैं तो उनको मशीन या यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अंधे बालक होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, कुछ दृष्टि दोष से युक्त बालक होते हैं जिनको मायोपिया मेट्रोपिया होता है, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता, निकट का नहीं दिखाई देता, तो उनके लिए भी चश्मे की आवश्यकता होती है। कुछ अपंग बालक होते हैं, ठीक है, यानी कि ऑफकोर्स आप जानते हैं अपंग बालक क्या होते हैं, ठीक है, जिनके हाथ पांव टूटे हुए हैं, ठीक, या फिर एक तरीके से शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं चलने में अक्षम है या कुछ, ठीक है, नाजुक बालक भी होते हैं, ठीक। तो इस तरह के क्या होते हैं, काफ़ी ये बालक हैं, इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और उनके लिए आपको एक विशेष शिक्षा की, या हम कह सकते हैं विशेष एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है, और आप उनको साधारण शिक्षा देंगे तो उनको वो लाभकारी साबित नहीं होगी, तो उनके लिए आपको एक विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, उनके लिए विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको इसलिए हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है अगला दृष्टिकोण, वो है समस्यात्मक दृष्टि से। अब समस्यात्मक दृष्टि से सबसे पहले जो बालक आएगा वो कौन आएगा, समस्यात्मक बालक आएगा। समस्यात्मक बालक सिंपल है कि जो बहुत सारी समस्याएं लेके पैदा होता है, यानी कि जो एक तरीके से टीचर्स और विद्यालय और माता पिता सबके लिए समस्या खड़ी कर दे, वही क्या आपका समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक पद का जो प्रयोग है साधारणतः उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी भी गंभीर रूप से असामान्य होता है। देखिए वैलेंटाइन की डेफिनेशन है कि इनका जो व्यवहार है या व्यक्तित्व है वो गंभीर रूप से असामान्य होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, चाहे माँ बाप हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे टीचर्स हो, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाले होते हैं, तो इसलिए इनको समस्यात्मक बालक बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो वैलेंटाइन की काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, समस्यात्मक बालक पद का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के वर्णन के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार भी ऐसा होगा या फिर उनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होगी, ठीक है ना, यानी सामान्य छात्रों के प्रति के जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे इसमें बालक कौन कौन से आते हैं, देखिए चोरी करने वाले, ठीक है, झूठ बोलने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, ठीक है, जैसे होता है ना कि भाई समझ रहे हैं ना आप, क्लास में तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं, ठीक है, मार पिटाई करने वाले होते हैं, जैसे कक्षा से भागने वाले होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, चिंतनहीन होते हैं, चिंतन ही नहीं करते, कानाफूसी करने वाले भी कह सकते हैं, बेचैनी करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक। तो कई तरह के जो बालक होते हैं, बेवकूफ़ बच्चे होते हैं, तो ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। ये आए दिन समस्या खड़ी किए रखते हैं टीचर्स के लिए, विद्यालय के लिए, इवन जितने भी उनसे रिलेटेड लोग हैं वातावरण में, उन सभी के लिए वो समस्या खड़ी करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इनका ऑफ कोर्स कारण क्या है, देखिए कारण क्या क्या हो सकता है, बुद्धि का समुचित विकास ना होना, ठीक। तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसे बालक जिनका हम कह सकते हैं आईक्यू लेवल काफ़ी कम होता है, जैसे है कि अभी हमने पढ़ा मंदबुद्धि बालक, तो मंदबुद्धि बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर मंदबुद्धि बालक समस्यात्मक बालक होगा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार बुद्धि का जब समुचित विकास नहीं होता है तो उस समय पे भी एक बालक समस्यात्मक बालक के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि मंदबुद्धि बालक भी समस्यात्मक बालक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना कि ये आपको ध्यान में रखना है कि बालक का अगर हम आईक्यू लेवल भी काफ़ी अगर कम है तो भी वो बालक क्या बन सकता है, समस्यात्मक बालक बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो भाई अगर बुद्धि का विकास नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं उसमें पोषण का विकास, मतलब एक तरीके से उसको पोषण का अभाव है, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ भी हो सकती है। इसके बाद आता है शारीरिक अंश के कारण। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है, कोई बालक है अगर उसका कोई अंग कोई छीण है, माना सपोज करो क्या कहते हैं उसका हाथ टूटा हुआ है, तो बालकों में क्या होता है ना कि आपस में एक दूसरे को चिढ़ने और चिढ़ाने की भावना रहती है, होता है। तो
अब एक बच्चा उसका अगर उपहास उड़ाता है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हीन भावना आ जाती है। सपोज समझ रहे हैं ना कि होता ही है बचपन में, हमने अगर आपने देखा होगा चाइल्ड साइकोलॉजी में ज़्यादातर यही होता है कि जैसे बच्चा है, अगर उसका कोई अंग क्षीण है या शारीरिक मतलब रूप से वो उतना अक्षम सक्षम नहीं है, तो जो दूसरे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में बात करूँगा, बड़े बच्चों में तो नहीं चलता है, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है कि वो आपके क्या होते हैं ना कि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसके उस चीज़ का मजाक बनाते हैं, ठीक है, उपहास उड़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर क्या होती है, हीन भावना आती है, और वो मौका मिलते ही कुछ भी गलत कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे हम कहते हैं ना, कई बच्चे तो नहीं, जैसे बड़े जैसे आतंकवादी बन जाते हैं, तो उसका भी एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि उनको क्या होता है, काफ़ी उपहास मिलता है समाज में। ठीक, तो समझ रहे हैं ना कि शारीरिक अंश के कारण भी कोई बच्चा समस्यात्मक बन सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनैतिकता के कारण। ठीक है, अब जिन परिवारों के हम कह सकते हैं सदस्य अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो उनके बच्चों में भी वही गुण आने की संभावना बनी रहती है। ठीक, तो अगर घर का कोई सदस्य है वो अनैतिक कार्य कर रहा है, ठीक, यानी कि जो नैतिक कार्य नहीं होता है, तो बच्चा क्या करेगा, उनके व्यवहारों को सीखने की प्रयास करेगा, तो ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, पारिवारिक वातावरण ठीक ना होने के कारण ये भी एक तरीके से इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है कि पारिवारिक वातावरण जैसा होगा बच्चा वैसे ही सीखेगा। तो समस्यात्मक बालक क्या हो सकता है, ये पारिवारिक वातावरण के कारण भी हो सकता है। पारिवारिक वातावरण आपका ठीक नहीं है, वहाँ आए दिन रोज लड़ाई मार हुई रहती है, और आप क्या कहते हैं, घर में अगर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, कई बच्चे क्या होता है कि उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाया जाता है, माँ बाप के पास काफ़ी पैसा होता है लेकिन वो उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे में चोरी की आदत पड़ती है, समझ रहा है ना। और माँ बाप ज़्यादा ही मारते हैं पीटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि झूठ बोलने की आदत बढ़ती है, वो डरता है सच बोलने से हर चीज़ में। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें समस्यात्मक हो सकती है। तो अगर पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं है तो उसके कारण भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद आता है अनुवांशिक कारण। ठीक, अब कई विद्वान ये मानते हैं कि भाई अपराध वंशानुगत होता है। ठीक है, और वैज्ञानिक अध्ययनों से भी ये साबित हो चुका है। ठीक, तो अगर उन परिवारों में देखा गया है कि ज़्यादातर अपराधी पाए जाते हैं जिन परिवारों का हम कह सकते हैं कि बड़े या बुजुर्गों का संबंध अपराध से होता है। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब, उनके बच्चे ज़्यादातर अपराधी पाए गए हैं। ठीक है, तो इसको अनुवांशिक भी बोला गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक परिवार में को अगर इन्होंने क्या किया होगा, कई सारे जो परिवार हैं उनका एक तरीके से इन्होंने सैंपल लिया होगा। ठीक है, जैसे माना हमने 15-20 परिवार ले लिए, ठीक है ना। अब इसमें से देखा गया कि भाई जो, और 15 इन्होंने अपराधी परिवार लिए जिनका कहीं ना कहीं अपराध से पृष्ठभूमि रही, और 15 इन्होंने लिए एक आपके ऐसे परिवार जहाँ जिनके अपराध से कोई भी पृष्ठभूमि नहीं। तो इन्होंने देखा कि 15 में से 3 बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के पाए गए, और यहाँ से इन्होंने देखा कि एक भी नहीं पाया गया, चलो एक पाया गया। ठीक, तो देखा गया कि जिनके माँ बाप कहीं ना कहीं अपराध में लिप्त हैं, या जिनके परिवार में कोई ना कोई अपराध में लिप्त हैं, तो उनके बच्चे भी क्या हुए, अपराध में पाए गए या अपराध में लिप्त पाए गए। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि कई जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अनुवांशिक यानी हेरिडिटी को भी एक तरीके से माना है कारक, कि बच्चे का जो समस्यात्मक होना वो एक तरीके से अनुवांशिक कारक भी है। ये मेरे को आपको समझाना था। ठीक है, इसको आप समझिए। इसके बाद आता है पक्षपात के कारण। अब कुछ समाज या परिवार में देखा गया है कि परिवार के सदस्य पहले बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक, और दूसरे को कम। होता है ऐसा। तो ऐसी परिस्थिति में बालकों के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। होता है ज़्यादातर, कभी कभार क्या होता है कि बच्चों में ही आपस में माँ बाप पक्षपात कर देते हैं। ठीक, तो इस कारण से भी क्या होता है, बच्चा सोचता है कि यार मेरे साथ पक्षपात हो गया, ठीक है, तो फिर वो वहाँ से कोई ना कोई गलत काम करने की ओर को अग्रसर हो सकता है या प्रेरित हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पक्षपात के कारण। ठीक, इसके बाद आता है बुरी संगत के कारण। ठीक, अब बालकों में तो संगत का असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक, तो अब सपोज करो कि बालक है, बालक के अगर साथी, ज़्यादातर आपने देखा होगा, देखिए ये सब आप अपने एनवायरनमेंट से ही सीख सकते हैं। जैसे एक बालक है, अगर उसके ज़्यादातर साथी उसके समान आयु के हैं, या हम कह सकते हैं समान समाज के हैं, या उसके क्लासमेट्स हैं, तब तो ठीक है, तब तो बच्चा ज़्यादातर नहीं बिगड़ता है। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो कोई
बच्चा, उसके दोस्त हैं काफ़ी यार, उसके काफ़ी मतलब उस समाज से नहीं है जिस समाज से वो आता है, या काफ़ी बड़े हैं उससे और बिगड़े हुए टाइप के हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर होता है ऐसे कि जिन बच्चों के ना बहुत बड़े 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 बच्चे दोस्त होते हैं तो वो बिगड़े हुए ही होते हैं ज़्यादातर। आप कभी भी देखना, जैसे आपका अगल बगल अराउंड में कोई भी बच्चा होगा, तो अगर वो माना सपोज करो 10 साल का और उसके दोस्त माना 20-20 साल के हैं, तो समझ लीजिए उसका बिगड़ना वहाँ पर 100% तो तय हो ही जाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये देखा जाता है, ठीक। तो इस केस में भी आप समझ लीजिए कि बुरी संगत के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कोई भी तालमेल अगर ऊपर नीचे होता है तो बच्चों में कई सारी आदतों का विकास हो जाता है। अब देखिए, हर कभी कहते हैं ना कि उम्र, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती, ठीक है ना। तो अब एक बच्चा है, सपोज करो एक 20 साल के बच्चे के संग अगर वो दोस्ती कर रहा है, अब 20 साल का जो युवक है वो तो आपका एक किशोरावस्था को पार कर चुका है, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो सकता है, उसको शराब पीने की इच्छा रहेगी, और जो कह सकते हैं कि जो बगल हम कह सकते हैं कि जो उसका जो अपोजिट सेक्स है उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें वो क्या करेगा, अपने साथी जो 10 साल का बच्चा है उसको भी सिखाएगा। अब जो 10 साल का बच्चा है वो मानसिक रूप से उतना परिपक्व नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसी आदतों को बहुत इजीली ग्रहण कर लेगा। हालांकि जो एक 20 साल का बच्चा होगा वो फिर भी उन आदतों को भले ही वो ग्रहण कर भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो सुपर ईगो है, समझ में आ रहा है ना, जो सिगमंड फ्राइड का जो विश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इद, हमने पढ़ा था ना, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं जो उसका सुपर ईगो वाला जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन जो एक बच्चा है उस पर अभी सुपर ईगो वाला दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसका जो इड है वो काम करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको ज़रा सा डिफरेंस बता दूँ इद, ईगो और सुपर ईगो में, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इद, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है। देखिए सपोज करो एक आदमी है, बहुत इसको ध्यान से सुनिएगा कैसे कैसे होता है। देखिए सपोज करो एक लड़की जा रही है मार्केट में, ठीक है, और एक यहाँ पर लड़का है, ठीक है। अब ये लड़की जा रही है तो इस लड़के के मन में ख्याल आया कि लड़की जा रही है, इसको छेड़ा जाए, ठीक है, या इसका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। तो ये इद है, समझ में आया, इसको हम बोलते हैं इद, ठीक है। ये अचेतन मन है हमारा, ठीक। अब लेकिन क्या हुआ कि बाद में इसको ख्याल आया कि यार इस लड़की को अगर मैं यहाँ पर छेड़ दूंगा तो हो सकता है कि यहाँ पर मेरी पिटाई हो जाए, ठीक है। यहाँ पर कई लोग हैं, काफ़ी सारे क्राउड है यहाँ पर, ये मेरी पिटाई कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे हम क्या, ईगो, ठीक है, इद और ईगो, ठीक है, यानी उसका जो चेतन मस्तिष्क है, ठीक है, ठीक। यानी एक तरीके से जो ईगो है वो इद और ईगो मतलब सुपर ईगो के बीच की कड़ी है, ठीक है। अब ये जब ये लड़का सोचने लगा कि यार ये लड़की कहीं सुनसान में जाएगी, तब इसके संग मैं कुछ हरकतें करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बाद में चलते रहा, बाद में इसको ख्याल आया कि यार देखो ये लड़की भी तो किसी की बहन होगी, ठीक है, और ऐसे हमारी सिस्टर भी हो सकती है, उसके संग भी कोई ऐसा कर सकता है। तो बाद में इसका सुपर ईगो जाग गया, समझ में आया, सुपर ईगो जाग गया। तो इसको लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार गलत है, समझ में आया। तो इद, ईगो एंड सुपर ईगो, इद में उसको लगा कि ऐसा करना चाहिए, ईगो में उसको ख्याल आया कि यार अगल बगल लोग हैं यहाँ पर, ऐसा तो करना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं करना चाहिए, और सुपर ईगो में बाद में उसको लगा कि यार ये चीज़ गलत है, ठीक। तो अब यही बात आती है बुरी संगत में। बुरी संगत में अगर एक बच्चा है, अगर वो बड़े बच्चे के संग है, 20 साल के बच्चे के संग उसकी संगत है, तो ये बच्चा अगर शराब पी भी रहा है तो लेकिन इसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये बच्चा अगर शराब पीना सीख जाएगा तो इसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है भुखमरी और गरीबी के कारण। देखिए भुखमरी और गरीबी, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि भुखमरी और गरीबी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपके निष्पादन पे फर्क डालता है, ठीक है ना। आपके किसी भी कार्य पे भुखमरी और गरीबी, जैसे कहते हैं ना भाई मरता क्या ना करता, ठीक। तो बच्चों में जो अपराध की भावना है वो निर्धनता, गरीबी आदि के कारण भी आती है। पैसे के अभाव में बच्चे चोरी चकारी कर लेते हैं, भूख मिटाने के लिए वो निम्न से निम्न स्तर का काम करने पर आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है समस्यात्मक बालक का, ठीक। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता, ठीक। अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए और अधिगम अक्षम बालक कहलाते कौन है, ठीक। देखिए अधिगम अक्षमता वाले जो बालक हैं, यद्यपि उनकी बौद्धिक क्षमता पर्याप्त होती है, ठीक है ना, ये कोई ऐसे मंदबुद्धि बालक नहीं है जिनका आईक्यू काफी कम है, ठीक, फिर भी वह कौशलों में पिछड़े रहते हैं,
ठीक है। इनके शैक्षणिक विकास के लिए पढ़ना लिखना, स्पष्ट उच्चारण एवं गणितीय कौशल आवश्यक है, ठीक। लेकिन इनकी जो मानसिक क्षमता है और वास्तविक निष्पादन में बहुत अधिक अंतर दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता का मतलब ये है कि इनसे अधिगम नहीं हो पाता है, कि ये सीखने में अक्षमता महसूस करते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता हालांकि ठीक होती है, लेकिन वो कौशलों में पिछड़े हुए रहते हैं, ठीक। इनके शैक्षिक विकास के लिए पढ़ना लिखना, स्पष्ट उच्चारण और गणितीय कौशल आवश्यक हैं, लेकिन ये इन्हीं में ही पिछड़े रहते हैं। इनकी मानसिक क्षमता तो अच्छी होती है, लेकिन जो इनका निष्पादन है, यानी कि जो इनका रिजल्ट है, वो काफ़ी अंतर उसमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसे जो बालक होते हैं वो अधिगम अक्षमता वाले बालक कहलाते हैं। अधिगम अक्षमता को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अधिगम अक्षमता के क्या क्या प्रकार हैं? देखिए, सबसे पहले आती है पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता का मतलब ये है कि इसमें ऐसे बालक होंगे जिनको पढ़ा नहीं जाता है, जिनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला आता है डिसलेक्सिया। पहले हम डिसलेक्सिया पढ़ लेते हैं। डिसलेक्सिया काफ़ी फेमस बीमारी है और इसका संबंध पठन विकार से है। अगर आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें जो बच्चा है वो डिसलेक्सिया नामक इस बीमारी से ही ग्रसित था। तो इसमें जो बच्चे होते हैं इनको कई सारे शब्दों में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। कुछ अक्षरों को वो विभेद नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से उनमें पढ़ने की अक्षमता आ जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। उनको पढ़ने में कठिनाई होती है, वो कई सारे जो वर्ड्स हैं उनको एक साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो वे कई सारे शब्दों को, जैसे मैं कहता हूँ कि 100 को वो वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि वहाँ पर उनको कई जो वर्ड हैं उनमें वो उनको एक जैसे प्रतीत होते हैं। वो ए को, जैसे हम कह सकते हैं, वो बी को डी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और 100 को वस पढ़ सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकते हैं। ये कई सारे जो हम कह सकते हैं डिफरेंसेस आते हैं उनमें पढ़ने में। तो इस कारण से उनको ये डिसलेक्सिया विकार कहा जाता है। कि डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ये पठन संबंधी विकार है, उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सारे वर्ड हैं उनको वो मिक्स कर देते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं उनको वो मिक्स करते हैं। तो इसको आप समझ में आ गए होंगे कि इसको क्या बोलते हैं, पढ़ने की अक्षमता, डिसलेक्सिया, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद आता है एलेक्सिया। अब देखिए एलेक्सिया क्या है। एलेक्सिया क्या होता है कि अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति हो जाए, ठीक है, मस्तिष्क में किस प्रकार की क्षति हो जाए, उसके कारण आपको पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसको एलेक्सिया बोला जाता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक, समझ में आया। तो इसको आप क्या बोलते हैं, एलेक्सिया होता है, ठीक। तो एलेक्सिया में क्या होता है कि जैसे आपको इसको कभी कभार अंधता या पाठ अंधता भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर अब इसको अफेजिया या विजुअल अफेजिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कहना एक तरीके से एक्वायर्ड डिसलेक्सिया का रूप है, एक्वायर्ड है, ठीक है, ये मतलब एक्वायर्ड किया गया, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि जो एलेक्सिया होता है इसके कारण ही जो आगे आएंगे ना, जैसे आगे आएगा अफ्रेजिया, एफेजिया, ठीक है ना, या डिस्ग्राफिया, ये आदि अधिगम अक्षमता होना भी संभव हो जाता है, ठीक है। इसको आपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। अब मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता का मतलब क्या होगा कि जब आप मौखिक रूप से सीख नहीं पाएंगे, एक तो पहला क्या था, आपकी पढ़ने की अक्षमता थी कि आप पढ़ नहीं पा रहे थे, अब आप क्या है, मौखिक रूप से आप कई चीजों को सीख नहीं पाते हैं। उसमें देखिए क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहला आता है आपका अफेजिया, जैसे कि मैंने अभी आपका डिस्कस किया। इसमें क्या होगा दोस्तों, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता आ जाएगी बच्चे के अंदर, यानी कि वो भाषा और संप्रेषण से अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे पीड़ित जो छात्र होगा उसको मौखिक रूप से सीखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है, ठीक है। तो सामान्यतः मस्तिष्क में अगर किसी प्रकार की क्षति हो जाए तो उससे ये विकार दोस्तों उत्पन्न हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया भी एक तरह का इसी का
उसका रूप है। अगर मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण बातचीत करने में हम कह सकते हैं आंशिक या पूर्णता अक्षमता को डिस्फेजिया कराएगा। तो यहाँ पर भी बातचीत होगी तो आप आंशिक रूप से या पूर्णता अक्षम होंगे बातचीत करने में, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिस्फेजिया बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आती है लिखने की क्षमता के आधार पर। अब लिखने की क्षमता के आधार पर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला आपका आता है अग्रेफिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी लिखने की अक्षमता से संबंधित विकार है। इसमें आदमी को लिखने में अक्षमता का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आता है अप्रेक्सिया। देखिए अप्रेक्सिया भी एक इसी तरह का शारीरिक विकार है। इसमें व्यक्ति की मांसपेशियों के संचालन में हम कह सकते हैं उसको दिक्कत आती है। जैसे ऐसे बच्चे भी क्या होते हैं, लिखने, चहलने, टहलने में भी क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं बोलने, इनमें भी निपुण नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया भी एक इसी तरह का विकार है, अप्रेक्सिया की तरह ही इसको मान लीजिए, तभी मैं इसको डिस्प्रेक्सिया को बता रहा हूं। इसमें भी जो व्यक्ति है वो मस्तिष्क में क्षति के कारण कुछ जैसे आपके जो गतिक कौशल होते हैं ना, सूचना गतिक कौशल, उनमें आपका क्या होता है, वो निपुण नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आंखों और अपने हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता है। तो इसलिए उसको क्या होती है, लिखने के संबंध में अक्षमता हो जाती है। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया इसको बोला जाता है। अब इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो शायद आपने सुना होगा। ये भी आपकी दोस्तों क्या है, लिखने की अक्षमता है। इसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है और ना ही उसकी लिखावट ठीक हो पाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसका कारण आपके क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। इसका कारण क्या होता है कि जो हथेली या उंगलियों के बीच में जो आपकी जो गड़बड़ी होती है उसके कारण होता है। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो मस्तिष्क से भी इसका कनेक्शन है कि अगर आपके मस्तिष्क में भी कुछ गड़बड़ी होगी तो भी क्या हो सकता है कि इसका मतलब ये आपका विकार हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद गणितीय संबंधी समस्याएं। गणित संबंधी समस्याओं के संबंध में जो विकार है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए गणित संबंधी तो सिंपल सा जो है वो है आपका है डिस्कैलकुलिया होता है। डिस्कैलकुलिया का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कैलकुलेशन की क्षमता है वो आप नहीं हो पाएगी, यानी कि आप तर्क से संबंधित जो चीज़ें, जो गणितीय तर्क से संबंधित चीज़ें हैं उनको आप नहीं समझ पाएंगे, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो डिस्कैलकुलिया कहलाएगी। अब जो डिस्कैलकुलिया होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। वर्बल डिस्कैलकुलिया होता है, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया होता है, ठीक है, लैक्सिल या लैक्सिकल डिस्कैलकुलिया होता है। ठीक है, और भी कई तरह के डिस्कैलकुलिया होते हैं, लेकिन बस आप इसको ध्यान में रखिए, जो डिस्कैलकुलिया होगा वो आपका क्या होगा, गणित से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्कैलकुलिया बोलेंगे। ठीक है, और गणित में तो जैसे आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे वर्बल प्रॉब्लम्स होती है, जो वर्बल नहीं समझ पाते हैं, शाब्दिक वाली। ठीक है, ग्राफिक प्रॉब्लम होती हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के आपके क्या होते हैं, डिस्कैलकुलिया होते हैं। ठीक है, ऑडियोग्नोटिक डिस्कैलकुलिया भी होता है। ठीक है, और भी कई टाइप के डिस्कैलकुलिया होते हैं, उसको आप समझिए। बस आप ये समझिए कि जो डिस्कैलकुलिया होता है वो आपकी गणितीय संबंधी समस्याओं से संबंधित होता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आपके विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि जितना भी एग्जाम से संबंधित जो भी मैटर है वो इस वीडियो में पूरा का पूरा डाला जाए, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी बनी है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।